हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट हिंदी के पेपर का लेकर आए हैं, जिसमें हमारे कुल 20 प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो अभ्युदय क्लासेज यूपी को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें हमारे कुल 20 प्रश्न हैं। आपको वीडियो के अंत में बताना है आपने 20 में से कितने सही किए, कितना स्कोर किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कारक 3 प्रकार के होते हैं, कारक 4 प्रकार के होते हैं, कारक 5 प्रकार के होते हैं या कारक 8 प्रकार के होते हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था, कारक के कितने प्रकार होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हमने समझा था। जैसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करड़ से के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से इसका अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है, संबंध काकी के और अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ठीक, ये हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो कितने प्रकार हो गए, कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, और हमने क्या समझा था कि जहाँ पे कारक आता है हमारा, वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। आपसे पूछता है तो आप वहाँ पे तत्पुरुष समास टिक कर देंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते, वाक्य में प्रयुक्त काल है। आपको बताना है कि यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते, इस वाक्य में कौन सा काल जो है वो प्रयुक्त हुआ है। हेतु मत भूतकाल प्रयुक्त हुआ है या सामान्य भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प 1, हेतु मत भूतकाल। बाकी के विकल्प को एक बार समझ लेते हैं। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, जब हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ रहता है, वहाँ पे अपूर्ण, यहाँ पे नाम में ही स्पष्ट है हमारा अपूर्ण, यानी कि कोई भी कार्य जहाँ पूरा नहीं हुआ रहता है वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। ठीक, उसके बाद पूर्ण भूतकाल होता है हमारा जहाँ पे कार्य पूरा हो गया रहता है। आसन्न भूतकाल होता है, जैसे मैंने हलवा खाया है, ये आसन्न भूतकाल हो गया। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही, जस्ट ठीक कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, वहाँ पे हमारा आसन्न भूतकाल हो जाता है। जैसे मैंने हलवा खाया है, यानी कि ठीक अभी अभी मैंने क्या किया है, हलवा खाया है। ओके, सामान्य भूतकाल में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे मोहन आया, यहाँ पे क्या हो रहा है, काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो रहा है, यहीं पे हमारा सामान्य भूतकाल हो जाता है। एग्जाम्पल है मोहन आया, वह आया, आप आए, यानी कि ये सामान्य भूतकाल हमारा हो जाएगा उसका एग्जाम्पल। आसन्न भूतकाल समझ लिया हमने, पूर्ण भूतकाल अभी जस्ट ठीक पहले समझा, अपूर्ण भूतकाल भी समझ लिया। सुरेश क्या है, गाना गा रहा था, यानी कि वो अभी गाना गा रहा था, यहाँ पे जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ था, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जहाँ पे कार्य पूरा हो जाता है वहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाता है। ठीक, जैसे उसने मोहन को मारा था। उसके बाद आता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में होता है, इसमें यह संदेह बना रहता है कि पूर्ण भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं, यानी कि तू आया होगा या तुम आए होगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, संदेह बना है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं, ये नहीं पता है, तो संदिग्ध भूतकाल यहाँ पे हमारा हो जाता है, तुम आए होगे, वह खाना खाया होगा, यह हमारा क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। हेतु मत भूतकाल हमने समझा ही अभी, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। जैसे एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। अक्सर हम कहते हैं कि यदि तुमने परिश्रम किया होता, कोई भी एग्जाम देकर कोई आता है तो हम कहते हैं थोड़ा सा और परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हेतु मत भूतकाल हो जाता है। ओके, इतना समझ आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। निबंध में संशोधन किया है, पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा, अधिकारी की टिप्पणी आपके अनुकूल है। तीसरा है आपका सामान सुरक्षित रहेगा। और नारद स्मृति में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो निबंध में संशोधन किया गया, इसमें कोई भी अशुद्धि हमें नहीं दिख रही है वाक्य में, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है। और आपका सामान सुरक्षित रहेगा, इसमें भी कोई भी त्रुटि नहीं है। तो अशुद्ध वाक्य हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, विकल्प 4। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बहुवचन नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा बहुवचन है उसको किनारे कर लेते हैं। बाल हम सभी को पता है बहुवचन होता है, लोग भी बहुवचन होते हैं, आंसू भी बहुवचन ही होता है। तो हमारा एकमात्र विकल्प बचता है सोना। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। तो हमें पता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और एक और होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, परिमाणवाचक। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है हमारा विकल्प पहला, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक हो गया भाववाचक, फिर हमारा होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये हमारे संज्ञा के भेद होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात करना है आपको। धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा, इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पहला ऑप्शन है हमारा, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण बिल्कुल ही सही है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस में अनुपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से किस में अनुपसर्ग नहीं लगा है। अनपढ़ में लगा है या अनुराग में या अनुज में या अनुकरण में। तो यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि अनुराग में अनुपसर्ग लगा है, अनुज में अनुपसर्ग लगा है, अनुकरण में भी लगा है। किस में नहीं लगा है? अनपढ़ में हमारा अनुपसर्ग नहीं लगा है। ठीक, तो विकल्प 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। दिग्गज में संधि है, कौन सी संधि है दिग्गज में? दिग्गज में अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि, बताएंगे। तो इसमें है विकल्प हमारा तीसरा सही, व्यंजन संधि। दिग्गज में व्यंजन संधि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिक। थोड़ा इसको सही से लिख लेते हैं, दिक जमा गज। पहले का जब तीसरे से मेल होता है हमारा पहले वर्ड का, तो ये तीसरे में बदल जाता है, आधा ग मिल जाएगा हमें और क्या बनेगा? दिग्गज। ठीक, यहाँ पे हमें दिग्गज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, आपको अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। यथाशक्ति है, भरपेट है, प्रत्येक है या उक्त सभी हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथे नंबर का, उपरोक्त सभी ही अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। यथाशक्ति भी है, भरपेट है और प्रत्येक भी है। इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। यहाँ पे जहाँ कोई भी चीज़ अपने आप को दोहरा रही होती है वहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ हो गया, रातों रात हो गया, बारंबार हो गया, इसमें उपसर्ग रहता है। यथाशक्ति में भी आपको मिल जाएगा, उपसर्ग लगा है, भरपेट में भी लगा है, प्रत्येक में भी लगा है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको आ, प्रति, भर और यथा, अनु, ये सभी क्या मिलेंगे? आपको मिल जाएंगे अव्ययी भाव समास में। जहाँ पे ये आपको मिल जाए यथा, अनु, आ, भर या प्रति, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। बाकी देख लेते हैं और हमारे समास जो हैं, जैसे समास के 6 भेद होते हैं, हम सभी को पता है। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद आप याद रखेंगे। विशेषण के भी याद रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया, संज्ञा के भी याद रखेंगे और समास के भी याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास को अभी ठीक हमने आगे समझा था, जहाँ पे हमको कारक मिलता है वहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक, अब बाकी के समास, अव्ययी भाव समास, ठीक अभी हमने ऊपर समझा। बाकी के समास को एक एक बार देख लेते हैं। द्वंद्व समास कब होता है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें तथा, और, या, अथवा आदि शब्दों का लोप हो जाता है। ठीक, वहाँ पे हमारा क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, ये हमारा क्या हो जाता है? द्वंद्व समास। ठीक, इसमें क्या है? और का लोप है और यहाँ पे आपको दिख रहा है
यहाँ पे आपको द्वंद्व समास में और, तथा, या वगैरह मिल जाएंगे। द्विगु समास में क्या होते हैं, इस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, उसका विशेष्य होता है। अब इसको समझते हैं हम। अठन्नी, 8 आनों का समूह, तो इसमें आपको संख्या मिल जाएगा जहाँ पे, वहाँ पे आप द्विगु समास कर दीजिएगा। ठीक, और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हो गया हमारा शताब्दी, उसके बाद चौराहा, तिकोना, ये सभी क्या है, हमारे द्विगु समास के उदाहरण है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है, वहाँ पे हमारा द्विगु समास हो जाता है। ठीक, अगला है हमारा तत्पुरुष समास, हमने समझा अभी। कर्मधारय समास को देखते हैं। कर्मधारय समास में, इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो होता है विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होता है। यानी कि एग्जाम्पल है चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक, अर्थात कि चरण की किससे तुलना की गई है, कमल से। क्या कहा गया है, कमल के समान चरण, यानी कि कमल के समान क्या है, चरण है, चरण कमल। अब है हमारा बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास को अभी हमने समझा था, तो अब बहुब्रीहि समास को देखते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करते हैं। वहाँ पे हमारा क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे हो गया एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके, अर्थात कि विष्णु भगवान की बात हो रहा है। ये इन्हें हम बहुब्रीहि समास इसे कहते हैं। जैसे आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। ओके, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि दांतों तले उंगली दबाने का क्या अर्थ है। अक्सर आपने सुना होगा कि दांतों तले उंगली दबा लिया, तो इसका विकल्प है हमारा दांतों के नीचे उंगली दबा कर रखना, या बुरी तरह हराना, या आश्चर्य प्रकट करना, या बहुत ही गुस्सा करना। बताएंगे आप। इसमें जो हो जाएगा हमारा विकल्प तीसरा है आश्चर्य प्रकट करना, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाने मुहावरे का अर्थ होता है कि आश्चर्य प्रकट करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक और अजगर रही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, में निम्न में कौन सा रस है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है, वीर रस है, या भयानक रस है, या रौद्र रस है, या वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस, वीर रस, रौद्र रस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हमें पता है। इसमें क्या है, भयानक रस है। ठीक, विकल्प हमारा दूसरा बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। इसमें ऑप्शन हमारा चौपाई। मात्रिक छंद आपसे पूछा है तो हमें पता है कि चौपाई जो होता है मात्रिक छंद होता है। और भी एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं हम। मात्रिक छंद चौपाई है। मात्रिक छंद में मुख्यतः मात्रा पर विचार किया जाता है। मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है, किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के प्रकार देखेंगे, याद रखेंगे आप। चौपाई है, रोला है, हरि गीतिका है, दोहा है, सोरठा है, उलाला है, छप्पे, बरवे, गीतिका, अल्लाह, कुंडलिया है। ये सभी क्या है, मात्रिक छंद के प्रकार हैं। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमसे पूछा है क्या कि कौन सी कृति अज्ञेय जी की है। आपको बताना है कि इसमें से संसद से सड़क तक, या मछली घर, या हरी घास पर क्षण भर, या साय में धूप, इसमें से कौन सी कृति के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा विकल्प हमारा तीसरा, हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय जी की कृति है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। संसद से सड़क तक किसकी है रचना, धूमिल जी की है। मछली घर की रचना जो रचनाकार हैं वो हैं सुशील कुमार जी। इस चीज़ को भी आप नोट करते हुए चलेंगे। हरी घास पर क्षण भर हमें पता है अज्ञेय जी की, और साय में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार जी की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा पटल का तद्भव रूप है। कौन सा पटल का आपसे तद्भव रूप पूछा है। पराठा है, या पलंग है, या पलड़ा है, या पल्ला है। इसमें से आपको बताना है कि पटल का तद्भव रूप कौन सा है। तो एकमात्र सही विकल्प है हमारा पलड़ा, विकल्प तीसरा। ठीक, ये हमारा पटल का तद्भव रूप है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है आकांक्षा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है। मनोरथ है, व्यथा है, अमीय है या विपिन है। तो आकांक्षा का पर्यायवाची शब्द है मनोरथ। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं हम। व्यथा का पर्यायवाची होगा वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर, लेस, दुख, पीड़ा, कष्ट। ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारी व्यथा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। हम सभी को पता है, हम जब पीड़ा या कष्ट, हम अक्सर कहते हैं पीड़ा में है, कष्ट में है, दुख में, ये सभी एक ही व्यथा के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही चीज़ के पर्यायवाची हैं। अमीय का हो जाएगा अमृत, सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, जीवन, नोदक। विपिन का हो जाएगा जंगल, कानन, वन, अरण्य, गहन, कांतार, बिहड़। विपिन क्या है, वन का हमारा पर्यायवाची शब्द है। अमीय अमृत का है, अमृत सभी को पता है, अमृत का पर्यायवाची आपसे पूछे कभी तो आप अमीय टिक करेंगे। सोम, पीयूष, सुधा, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आकांक्षा के और भी पर्यायवाची शब्द हैं मनोरथ के अलावा, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। इच्छा, चाह हो जाएगा, अभिलाषा, कामना, इप्सा वगैरह, ये क्या हो जाएंगे, आकांक्षा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीझना शब्द के विलोम की सही पहचान कीजिए। आपको बताना है रीझना का विलोम शब्द खींचना होगा, रिझवार होगा, बूझना होगा या लुभना होगा। तो हम सभी को पता है इसका एकमात्र सही विकल्प है, सही हमारा खींचना, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, टीका शब्द का अर्थ नहीं है। सिर का एक आभूषण, आलोचक, व्याख्या या राज तिलक। हम सभी को पता है टीका का सबसे पहले तो जो अर्थ है उसे हम किनारे कर लेते हैं। सभी को पता है टीका एक सिर का आभूषण भी होता है, पहनती हैं महिलाएं। क्या होता है, राज तिलक भी होता है। टीका हम लगाते हैं ना, वो हमारा टीका ही तो हुआ। तो इसका एक और विकल्प हो जाएगा हमारा राज तिलक। तो ये दोनों विकल्प तो हमारे ऐसे ही निकल गए, क्योंकि ये हमें पता है कि सिर का एक आभूषण भी होता है जिसे हम टीका कहते हैं। राज तिलक, जब तिलक भी हम लगाते हैं तो हम उसे कहते हैं टीका। अब इन दोनों ऑप्शन में हमें कन्फ्यूजन है, आलोचक और व्याख्या में। तो क्या होता है कि टीका का और अनेकार्थक शब्द जो होता है वो आप ध्यान में रखेंगे, फलदान। तिलक भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है और मस्तक का गहना भी लिख सकता है। श्रेष्ठ और व्याख्या भी इसका अनेकार्थी शब्द होता है टीका का, लेकिन आलोचक नहीं होता है। टीका का अर्थ आलोचक नहीं है। तो एकमात्र सही विकल्प बचता है हमारा ऑप्शन 2, आलोचक। इसमें क्या होगा, आलोचक का क्या अर्थ होता है, गुण या दोष की विवेचना करने वाला आलोचक कहलाता है। कोई भी चीज़ का आलोचना करता है वो आलोचक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जो पहरा देने वाला हो उसे क्या कहते हैं। पहरा देने वाले को हमें पता है कि हम प्रहरी कहते हैं, प्रियदर्शी नहीं कहते हैं, रणम्य नहीं कहते हैं, प्रसूत नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रहरी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। आपको जो शब्द युग्म दिया है उसका सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। लक्ष्य और लक्ष्य का बताना है। ऑप्शन विकल्प हमारा जो पहला है वह है उद्देश्य या लाख, उद्देश्य पारा या उद्देश्य लूट या 100 झगड़ा। तो 100 झगड़ा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लक्ष्य का कोई अर्थ नहीं होता है झगड़ा। ठीक, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा हट गया। उद्देश्य लूट भी नहीं होगा, उद्देश्य पारा भी नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा विकल्प फर्स्ट। विकल्प पहला हमारा बिल्कुल ही सही होता है। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, ये हम सभी को पता है। लक्ष्य का पहला अर्थ जो होता है ये उद्देश्य हो जाएगा और इस लक्ष्य का जो अर्थ होता है वो लाख होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। लाख या 100,000 हम कहते हैं ना कि इतना लाख रुपए है, इतने लाख सब्सक्राइबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इतने लाख फॉलोअर्स हैं। तो ये हमारा लक्ष्य मतलब कि लाख हो जाएगा। तो एकमात्र सही विकल्प बचता है हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्छिप्त व्यंजन आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आप वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपने 20 में से कितने स्कोर किए। ठीक, बताएंगे। पहला ऑप्शन है फ, ड, ढ, ज, य या ड, ढ। ये अंग ढ है। तो इसमें हमारा विकल्प जो है दूसरा सही है। ठीक, और बाकी तो हमने KTM 2 से तो याद ही किया था। KTM 2 इससे हमने याद किया था। कवर का जो होता है कंठ से बोला जाता है। जो हमारा चवर का होता है च, छ, ज, झ, य, वो हमारा तालव्य यानी कि तालु।
टी से होता है मूर्धन्य जो होता है हमारा ट वर्ग का, मूर्धन्य से बोला जाता है। और त थ द ध न ये दंत से, और बाकी जो होता है हमारा प फ ब भ म ये ओष्ठ से होता है। तो इस चीज़ को आप KTM 2 से मैंने आपको याद कराया था, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, KTM 2 याद में रखेंगे। ठीक, कंठ यानी कि क वर्ग, तालव्य यानी कि च वर्ग, मूर्धन्य यानी कि ट वर्ग, और दंत यानी कि त वर्ग, ओष्ठ यानी कि प वर्ग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को प्लीज़ एक बार से सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।